नमस्कार दोस्तों, सम्मिश्र संख्याओं से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी थी और जो सामान्य प्रश्न थे वो हम कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम सम्मिश्र संख्याओं के लिए उस सम्मिश्र संख्या का जो सम्मिश्र संख्या आपको दी जाएगी उसके लिए मापांक तथा कोणांक निकालना सीखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आने वाली आपकी प्रश्नावली है उसमें इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ने वाली है। लेकिन इन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर करनी होंगी जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और कुछ नई बातें भी हैं जो आपको अब सीखनी है। इनको सीखे बिना आप इन टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको टॉपिक बहुत ही हार्ड लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा अब तक कि कोई भी सम्मिश्र संख्या उसे हम x प्लस आयोटा y रूप में लिखते हैं, जहां पर x तो है उसका वास्तविक भाग और y है उसका काल्पनिक भाग। इतना आपने पढ़ लिया है, देख चुके हैं आप। अब यहां पर अगर हम इस सम्मिश्र संख्या को कार्तीय तल पर व्यक्त करते हैं, कार्तीय तल मतलब ग्राफ पेपर पर अगर हम व्यक्त करते हैं तो हमें इस सम्मिश्र संख्या को बिंदु रूप में लाना होगा। कौन सा रूप लाना होगा? हमें इसका बिंदु रूप लाना होगा और बिंदु रूप लाना बहुत ही आसान है। जो भी सम्मिश्र संख्या आपको दी जाती है उसका वास्तविक भाग आपको पहले लिखना है और उसका काल्पनिक भाग आपको बाद में लिखना है। जैसे अगर कोई सम्मिश्र संख्या हमें दी गई है x प्लस आयोटा y, तो इसका बिंदु रूप क्या हो जाएगा? x पर y। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे दी जाए 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये बिंदु रूप में आप इसे क्या लिखेंगे? 2 पर 3 लिखेंगे। इसकी जगह पर अगर आपको दे दिया जाए -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, तो इसके लिए बिंदु क्या हो जाएगा? -1 पर अंडर रूट 3। इस तरह से आप दी गई सम्मिश्र संख्या के लिए सबसे पहले बिंदु बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कार्तीय तल की। जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्तीय तल है, ग्राफ पेपर है। आप जानते हैं ये दोनों जो अक्ष हैं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। अब मान लीजिए ये जो सम्मिश्र संख्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस जगह पर है, यानी x पर y जो हम बात कर रहे हैं। अब ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, इन चारों में से किसी भी चतुर्थांश में स्थित हो सकता है। वो डिपेंड करता है दी गई सम्मिश्र संख्या पर कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग प्लस का है या माइनस का है, काल्पनिक भाग प्लस का है या माइनस का है। उसके अनुसार ही बिंदु बनेगा और उसके हिसाब से ही इन चतुर्थांश में आप उस बिंदु को लेंगे। अभी हम लेकर चल रहे हैं कि ये जो एक्स वाई बिंदु है, हम व्यापक रूप में बात कर रहे हैं, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हमने इसे कहां माना है? प्रथम चतुर्थांश में माना है। तो ये जो बिंदु है यहां पर x पर y, इस बिंदु को आपने मूल बिंदु से मिला दिया। अब जब आप इसे मूल बिंदु से मिला रहे हैं तो यहां से मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होगी, अब देखिए दूरी, फिर आपको याद दिला दूं मैं थोड़ा, दूरी सूत्र हमने काम में लिया है और दूरी सूत्र द्वारा अगर आप इस बिंदु और यहां के बीच की दूरी निकालते हैं, मतलब अगर आप ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं तो ये दूरी क्या होगी? देखिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी x में से x घटाना है, y में से y घटाना है, स्क्वायर लेना है, प्लस लगाना है और अंडर रूट लेना है। तो यहां पर जो एक बिंदु है वो है 0 0। तो इस तरह से जब आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दोस्तों ये जो दूरी आपको यहां मिल रही है इसी को हम कहते हैं दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक। मापांक मतलब मॉड्यूलस। तो दी गई जो सम्मिश्र संख्या है उसके मॉड्यूलस को ज्ञात करने के लिए हमें उसके वास्तविक भाग का स्क्वायर करना होता है, काल्पनिक भाग का स्क्वायर करना होता है, जोड़ना होता है और उसका क्या लेना होता है? वर्गमूल लेना होता है, जो कि सदैव धनात्मक राशि आपको प्राप्त होगी क्योंकि यहां पर दोनों पर ही स्क्वायर है और वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर हम मॉड ऑफ z की बात करें, यानी मापांक जो सम्मिश्र संख्या z है उसके मापांक की अगर हम बात करें तो उसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। दोनों तरफ दो डंडे लगा दिए जाते हैं और उसके बीच में हम उस सम्मिश्र संख्या को लिखते हैं। इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, या शॉर्ट में हम कहते हैं मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या हो गया है? देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली चीज ये आपने क्लियर कर ली कि मापांक हम कैसे निकालेंगे? दी गई सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का स्क्वायर, काल्पनिक भाग का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा और उसका हमने क्या ले लिया? अंडर रूट ले लिया। अभी 2-4 सवाल भी हम लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस कोणांक की। कोणांक को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहां से मैंने
एक लंबवत रेखा का निर्माण किया। अब कोणांक क्या है? जो हमारी मूल अक्ष है, जो प्रारंभिक अवस्था है, उससे सम्मिश्र संख्या को डिनोट करने के लिए जो रेखा आपने बनाई है, उन दोनों के बीच का कोण ही क्या कहलाता है? इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहलाता है। वापस देख लीजिए, जो हमारी मूल अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, उससे सम्मिश्र संख्या के बीच में बनने वाला कोण, वो भी कौन सी दिशा में? धनात्मक दिशा में। दोस्तों ध्यान रखना, जो कोण होता है वो एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक माना जाता है, और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऋणात्मक। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की दिशा में आप ऋणात्मक लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में कोण को हमेशा धनात्मक माना जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं थीटा की। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये बिंदु एक्स वाई है, इसका मतलब ये वाली दूरी हो गई है एक्स, और जो ये वाली दूरी आप ले रहे हैं ये हो गई है वाई। यहां से हमें वही लाल बट्टे कक्का यूज करना है। आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लाल बट्टे कक्का यूज करके हमें यहां पर दो एंगल निकालने हैं। एक तो हमें निकालना है कॉस थीटा, और एक हमें निकालना है साइन थीटा। तो दोस्तों याद करें, कॉस थीटा और साइन थीटा लाल बट्टे कक्का के अनुसार, जो लाल बट्टे कक्का हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, इसके अनुसार कॉस तो होता है आधार बट्टे में कर्ण। देखिए ये थीटा है, ये कर्ण है, तो आधार क्या हो गया है? एक्स, और लंब क्या हो गया है? वाई। और ये जो कर्ण हमने ज्ञात किया है ये है मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यानी कि एक्स बटे में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया है कॉस थीटा। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा हो जाएगा वाई बटे में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा आपने निकाल लिया एक्स बटे में मॉड ऑफ जेड, और साइन थीटा आपने निकाल लिया वाई बटे में मॉड ऑफ जेड। और साथ ही मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं कोणांक ज्ञात करने के लिए, इसलिए जो सेकंड मेथड है उसमें हम टेन थीटा भी यूज में लेंगे। तो यहां से जो टेन थीटा आने वाला है, अब टेन थीटा क्या आने वाला है? देखिए टेन थीटा होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। इसके लिए लंब क्या है? y, और आधार क्या है? x। तो इसका जो धनात्मक मान होगा वो यहां पर हम ज्ञात करेंगे टेन थीटा में। तो ये तीनों चीजें आपको ज्ञात कर लेनी है। आप मॉड ऑफ z निकाल सकते हैं। कोणांक निकालने के लिए, अब कोणांक क्या है? देखिए थीटा का वह मान जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, या थीटा का ऐसा मान जो इन दोनों समीकरणों को सत्यापित करता है, या ऐसा मान आप थीटा का निकाल लें इन दोनों समीकरणों को यूज करते हुए जो कॉमन मान हो, तो वो ही आपकी दी गई सम्मिश्र संख्या के लिए क्या कहलाएगा? कोणांक कहलाएगा। अब दोस्तों ये चीजें दिखने में, बोलने में बहुत ईजी हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उस वक्त कई क्वेश्चंस इस तरह से घुमाकर आपको दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, जिनमें कई बार कई कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक छोटी सी चीज आप और सीख लें, और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में काफी हमने पढ़ा है। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहां जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, लास्ट वाला है, ये पेयर होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह से दोनों बीच वाले और ये टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां जो चारों चतुर्थांश हमारे पास में है, इसमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या क्या होता है ये आपको थोड़ा सा नॉलेज में रखना है। जैसे ये जो पहला चतुर्थांश है, यहां पर ये सभी थीटा के प्रत्येक मान के लिए, थीटा चाहे कुछ भी हो, अब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। तो 0 से लेकर 90 के बीच में अगर थीटा का कोई भी मान है तो ये सभी यहां पर पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन थीटा का मान भी धनात्मक आएगा, कॉस का मान भी धनात्मक आएगा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। लेकिन अगर हम सेकंड जो चतुर्थांश हमारा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर साइन थीटा और इसका जो अपोजिट है यानी कि कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यानी अगर आप टेन थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं और थीटा सेकंड जो चतुर्थांश है, दूसरा जो चतुर्थांश है, अगर उसको बिलोंग करता है तो टेन थीटा का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो इस तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और इसका जो अपोजिट है कॉट थीटा, ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में
कॉस थीटा का मान और सेक थीटा का मान, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और दोस्तों इसे याद रखने के लिए हम इनके कुछ लेटर्स काम में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ASTC, यानी ये नियम जो है वो कहलाता है ASTC का नियम। A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन और कॉसेक, T का मतलब टैन और कॉट और C का मतलब कॉस और सेक। ASTC, ASTC का मतलब हो गया ऑल यानी सभी धनात्मक, यहां पर साइन और कॉसेक धनात्मक, यहां पर टैन और कॉट धनात्मक, यहां पर कॉस और सेक धनात्मक। अब ये तो बात हुई थीटा की, लेकिन इसके साथ ही एक चीज आप और देख लें, थीटा जो है उसे निकालने के हमारे पास में दो माप हैं, एक तो है डिग्री माप और एक है रेडियन। और ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, तो यहां पर ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन कुछ जो डिग्री माप हैं उन्हें रेडियन में आप फिक्स कर लें अपने माइंड में, क्योंकि ये बहुत जगह पर काम आने वाले हैं। जैसे अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं π/6, π/6 रेडियन, π/6 लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं ये आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। डिग्री को जब भी हम रेडियन में चेंज करते हैं तो हम उसे π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर 30 डिग्री है तो आपने इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 से 180 कट गया कितनी बार, 6 बार, तो यहां पर आ गया π/6। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास में 45 डिग्री है तो इसे हम लिखते हैं π/4। अगर आपके पास 60 डिग्री है तो इसे हम लिखते हैं π/3। अगर आपके पास में 90 डिग्री है तो इसे हम लिखते हैं π/2। अगर आपके पास 180 डिग्री है तो इसे हम लिखते हैं पाई। अगर आपके पास में 270 डिग्री है तो इसे हम लिखते हैं 3π/2। और अगर आपके पास में 360 डिग्री है तो इसे हम लिखते हैं 2π। बाकी बीच के जितने भी एंगल हैं वो सब आप इस फॉर्मूले को काम में लेकर निकाल सकते हैं। जैसे 75 डिग्री की बात आ जाए तो आप इसे 75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के एंगल की, किसी भी प्रकार के कोण की बात आ जाए तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंगल मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ ऐसे एंगल हैं जो बार बार हमारे काम आते हैं, और समझने के हिसाब से अगर आप इन्हें एक बार दिमाग में फिक्स कर लें तो मेरे हिसाब से आपको ईजी लगेगा समझना। जैसे अगर मैं इस चतुर्थांश की ही बात करूं तो ये जो लाइन है ये 0 की है, लेकिन यहां पर कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का, तो हम इसे 90 के साथ साथ π/2 भी कह सकते हैं। ये 0 डिग्री, ये π/2, ये वाला हो गया है टोटल 180 डिग्री, तो हम इसे पाई कहेंगे, और ये वाला हो गया है 270 डिग्री, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3π/2 कहेंगे। अब अगर हम यहां बात करें, छोटी सी बात है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, जब हम सम्मिश्र संख्या के लिए कोणांक ज्ञात करेंगे उस वक्त ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, हमारे दिमाग में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप कोणांक इजी तरीके से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा उलझन हो जाएगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब तक हम जो है चतुर्थांश के बारे में बात कर चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन थीटा के मान की अगर हम बात करें, देखिए अगर थीटा का मान 0 से π/2 तक है, 0 से π/2 तक है, तो इसका मतलब थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, इस पहले चतुर्थांश में होगा। थीटा का मान अगर 0 से π/2 है तो इसका मतलब वो कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। अगर इसको दोनों तरफ से आपको समझना है, अगर जो दिया गया बिंदु है या जो सम्मिश्र संख्या है, जैसे मान लीजिए सम्मिश्र संख्या आपको दे दी जाए 1 + 2 आयोटा, तो इसके लिए जो आप बिंदु बना रहे हैं वो होगा 1/2, 1/2 यानी पहला चतुर्थांश। तो यहां पर ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि बिंदु पहले चतुर्थांश में है, इसका मतलब थीटा का मान 0 से π/2 के बीच में ही आपको मिलेगा। दूसरी चीज, अगर बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो थीटा का मान आपको π/2 से पाई के बीच में मिलेगा, अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो पाई से 3π/2 के बीच में मिलेगा, और अगर चौथे चतुर्थांश में है तो 3π/2 से 2π के बीच में मिलेगा। अब जब आप पूरा घूमकर आ चुके हैं तो इस 0 को अब हम 2π कहेंगे, पूरा एक चक्कर का मतलब 2π, और आधा सर्कल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब हो गया है पाई। तो इस तरह से दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको थीटा के माप से यह पता होना चाहिए कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, और अगर बिंदु आपको पता चल गया है तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि इसका जब कोणांक ज्ञात किया जाएगा तो कोणांक का मुख्य मान हमें किस चतुर्थांश में मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप इन्हें बार बार रिवाइज करें। इसके बाद अब हम ले लेते हैं कुछ सवाल जिसमें हम दी गई सम्मिश्र संख्या के लिए एक तो उसका मापांक ज्ञात करेंगे और एक उसका कोणांक ज्ञात करेंगे।
तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिनके लिए आपको मापांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मापांक की बात कर रहे हैं। अब मापांक ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं जो आपको z दिया जाता है, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि z जो है सम्मिश्र संख्या जो है अपने मानक रूप में है या नहीं, क्योंकि अगर आप उसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग नहीं पहचान पाएंगे तो आगे आप फॉर्मूले में यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां जैसे z बराबर दिया गया है 3 - 4 आयोटा, तो जब आप इसके लिए मॉड ऑफ z ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ z का मतलब हो गया जो भी मान आने वाला है वो धनात्मक ही आपको लेना है। अब कैसे आएगा देखिए, मॉड ऑफ z आपने निकाला तो आप जानते हैं मॉड ऑफ z बराबर होता है x² + y² का अंडर रूट। तो यहां x क्या है 3 है और y क्या है -4 है, तो आपने यहां कर दिया 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -4 का 16, टोटल आपने किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 5। वैसे तो अंडर रूट जब आप निकालते हैं, जब भी हम निकालते हैं तो प्लस माइनस यूज करते हैं, लेकिन हम मॉड ऑफ z निकाल रहे हैं, मापांक निकाल रहे हैं, और मापांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। आपको हमेशा क्या लेना है धनात्मक, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये दूरी होती है और दूरी सदैव क्या ली जाती है धनात्मक ली जाती है। तो आपने मॉड ऑफ z ले लिया है, मॉड ऑफ z हमेशा क्या लेना है आपको धनात्मक लेना है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में x की जगह पर है -1, y की जगह पर है -√3, तो इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। एक बार आपको खुद करके देखना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर मॉड ऑफ z हम निकालें तो सेकंड के लिए मॉड ऑफ z बराबर हो गया है अंडर रूट में इसके वास्तविक भाग का स्क्वायर, इसके काल्पनिक भाग का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 2। तो इस तरह से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। फोर्थ में देखिए ये मानक रूप में नहीं है तो हम इसे मानक रूप में बनाने के लिए यहां पर 0 और लगा देते हैं, तो वास्तविक भाग 0 हो गया है, काल्पनिक भाग हो गया है -5। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप आसानी से मापांक ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मापांक निकालना तो बहुत ही ईजी है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। आज तो इस वीडियो में केवल हम एक प्रश्न ले रहे हैं कोणांक निकालने के लिए, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में हम कोणांक से संबंधित और अधिक क्वेश्चंस लेंगे, लगभग सभी टाइप के प्रश्न लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोणांक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों ये एक प्रश्न मैंने लिया है z बराबर -1 - आयोटा। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि z जो -1 - आयोटा दिया गया है, क्या आप मॉड ऑफ z निकाल पाते हैं। तो मॉड ऑफ z हमने निकाला, थोड़ा सा आप दिमाग को शार्प करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। इसका जब आप मॉड ऑफ z निकालेंगे तो मॉड ऑफ z क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मॉड ऑफ z बराबर आ जाएगा √2, यानी अंडर रूट में x² + y²। अब जब आप इसका कोणांक ज्ञात कर रहे होते हैं तो कोणांक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था हमें 2 चीजें निकालनी होती है, एक तो निकालना होता है cos थीटा और एक निकालना होता है sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा निकालने के बाद ही हम थीटा का मान बताएंगे, और जो थीटा का मान होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा वो ही दी गई सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाएगा, कोणांक कहलाएगा। तो कोशिश करते हैं। देखिए cos थीटा बराबर था x बट्टे में √x² + y², यानी वास्तविक भाग बटे में मॉड ऑफ z। तो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो वास्तविक भाग है इसका -1, मॉड ऑफ z आपने निकाला है √2, यानी cos थीटा बराबर आ गया है -1 बटे में √2। sin थीटा की अगर हम बात करें तो sin थीटा बराबर था काल्पनिक भाग बटे में मॉड ऑफ z। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो काल्पनिक भाग का मतलब हो गया -1 बटे में मॉड ऑफ z क्या है √2। अब ये दोनों ही जो एंगल हैं, देखिए दोनों ही मान, cos थीटा का मान भी माइनस में आ रहा है, sin थीटा का मान भी माइनस में आ रहा है। तो अब यहां हमें यह समझना होगा कि जो थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके लिए एक छोटा सा अभी मैंने आपको नियम बताया था ASTC वाला। दोनों ही ऋणात्मक है, cos भी ऋणात्मक है, sin भी ऋणात्मक है। यहां पर सभी धनात्मक होते हैं, यहां पर sin धनात्मक होता है, cos ऋणात्मक होता है, यहां tan धनात्मक होता है, यानी tan और cot साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन बाकी अन्य ऋणात्मक होते हैं। अब अन्य में कौन कौन बच गए, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cos sec थीटा। हमें बात जो यहां क्वेश्चन में बात चल रही है वो चल रही है sin और cos की। sin भी माइनस का है, cos भी माइनस का है, तो डेफिनेट थीटा हमारा कहां पर स्थित होगा, इस चतुर्थांश में स्थित होगा। और वैसे मैंने आपको सेकंड मेथड भी बताया है, अगर आप इसका बिंदु रूप बनाते हैं तो बिंदु रूप आएगा -1 पर -1,
-1 पर -1, और आप जानते हैं वो बिंदु कहां पर आने वाला है, तीसरे चतुर्थांश में आने वाला है। तो दोनों ही चीजों से आपने कंफर्म कर लिया कि थीटा का जो मान होगा वो कहां आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। लेकिन अब यहां से अगर हम बात करें कॉस थीटा, अब धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाएं कि कॉस का मान प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, आप केवल ध्यान दें एंगल पर। अब एंगल पर कैसे ध्यान देना है, देखिए कॉस में किसका मान 1/√2 होता है, थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस को आप भूल जाएं। कॉस में किसका मान 1/√2 होता है, सारणी याद कीजिए, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी बनाते थे तो कॉस में कॉस 45 का मान 1/√2 हुआ करता था। कॉस 45 का मान, यानी थीटा बराबर कितना है, यहां पर 45 डिग्री है, और इसे हम लिखेंगे रेडियन में। इसका मतलब थीटा बराबर आ जाएगा π/4। ये तो बात हुई जब 1/√2 है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि थीटा कहां पर स्थित है, इस तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और तीसरे चतुर्थांश में अगर स्थित है तो ये तो हो गया है 0, ये हो गया है π/2, ये हो गया है पाई, ये हो गया है 3π/2, और वापस से घूमकर अगर हम बात करें तो ये हो गया है 2π। अब बिंदु अगर तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो सीधी सी बात है, या तो पाई से ज्यादा है या 3π/2 से कम है, और कितना ज्यादा या कम है, π/4 ज्यादा या कम है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो π/4 हमें मिला है इसमें आपको क्या जोड़ना होगा, पाई जोड़ना होगा। इस चीज को थोड़ा गहराई से समझें। बिंदु हमें पता चल गया है तीसरे चतुर्थांश में है, कोण का मान भी हमें पता चल गया है π/4 है, लेकिन वो किस चतुर्थांश में है, यहां पर है, और इस चतुर्थांश का मतलब हो गया पाई से ज्यादा या 3π/2 से कम। अब अगर पाई से ज्यादा, अब ज्यादा कितना है, π/4, तो आपने पाई प्लस π/4 कर दिया, इसका मतलब कितना आ गया, 5π/4 आ गया। यहां से थीटा कितना आ रहा है, 5π/4 आ रहा है। यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे, देखिए वही चीज है, साइन 45 1/√2 होता है, सेम यही प्रोसेस रहेगा, और थीटा का मान कितना आने वाला है, 5π/4 आने वाला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो दी गई सम्मिश्र संख्या है इसके लिए कोणांक को देखिए हम कैसे लिखते हैं। यहां से आपने थीटा लिखा 5π/4, और यहां से आपने थीटा लिखा 5π/4, और दोनों ही कॉमन है, एक ही मान आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने यहां से अतः जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, यानी कि कोणांक किसका, z का, वो बराबर कितना आ रहा है, 5π/4 आ रहा है। तो इस तरह से आप मापांक और कोणांक ज्ञात करेंगे। दोस्तों मैं मानता हूं कोणांक ज्ञात करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन जब अगले वीडियो में हम 2-4 प्रश्न और लेंगे और एग्जाम्पल कुछ ऐसे लूंगा मैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप बना पाएंगे। जो आने वाला टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो जब तक आप मापांक और कोणांक निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आप ध्रुवीय रूप में उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कोणांक के और अधिक एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।